यूनाइटेड स्टेट की B-2 बॉम्बर्स अभी इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बैक टू बैक 4 बार रशियन और फ्रेंच ओरिजिन मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है। इंडियन नेवी को अभी नेटो स्टैंडर्ड की एयर कॉम्बैट सिमुलेटर मिलने वाले हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही जल्द माउंटेन आर्टिलरी गन्स की ट्रायल शुरू होने वाली है। भारत की तरफ से अभी बॉर्डर तक ऐसे रोड बनाए जा रहे हैं जिन पर चाइना या पाकिस्तान नजर नहीं रख पाएंगे, और चाइना की तरफ से अभी हमारी अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पर चाइना अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएस की B-2 बॉम्बर्स को लेके है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी B-2 बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर दिया गया था, और इनको शायद पिछले हफ्ते मंगलवार को देगो गार्सिया नाम की एयरबेस में डिप्लॉय किया गया था। अब जब इसको डिप्लॉय किया गया था तब ये बताया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखने के लिए यूएस की तरफ से एक रूटीन डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट अपनी B-2 बॉम्बर्स को इंडो चाइना बॉर्डर में भी डिप्लॉय करने वाला है। अब डिप्लॉय करने से इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वो सीधे लेकर लद्दाख में डिप्लॉय कर देंगे। मैंने उस दिन भी आप सभी को बताया था कि नॉर्मल शेल्टर में इनको रखा नहीं जा सकता है, इसके लिए स्पेशल शेल्टर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इनको देगो गार्सिया बेस से ही ऑपरेट करने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी इनको इंडो चाइना बॉर्डर में किसी तरह की एक्सरसाइज के नाम पे डिप्लॉय किया जा सकता है, और वैसे भी इनको कोई भी कॉम्बैट मिशन में डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। पर यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स के पायलट्स का कहना है कि जरूरत पड़े तो ये काफी खतरनाक बम्बार्डमेंट कर सकते हैं। अब इसको अचानक से देगो गार्सिया बेस में डिप्लॉय करने के पीछे शायद कुछ खास वजह भी हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा चाइना की तरफ से अपने तिब्बत के एयरबेसेस में, स्पेशली लासा एयरबेस में S-6 बॉम्बर को डिप्लॉय किया गया है, जो कि लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल से इक्विप किया गया है, और ये एयरक्राफ्ट अभी भारत के लिए खतरा बन सकती है। तो शायद अभी चाइना को थोड़ा सा डराने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी B-2 बॉम्बर्स को भारत की ईस्ट कोस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है। इन बॉम्बर्स की रेंज काफी ज्यादा है और ये एक ही बार में मिसौरी से टेक ऑफ करके अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट करके वापस चले जाते हैं। भारत की ईस्ट कोस्ट से लद्दाख तक जाना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इनकी मौजूदगी होने से चाइना को अभी थोड़ा सा डर जरूर रहने वाला है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे पास भी ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल अभी मौजूद है, जिनसे हम इजीली चाइना के एयरबेसेस को टारगेट कर सकते हैं। और तिब्बत में चाइना के पास बहुत ज्यादा एयरबेसेस मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो किसी भी एयरबेसेस को खोना नहीं चाहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अंत में इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कुछ सीक्रेट एयर टू एयर मिसाइल को टेस्ट किए गए हैं, और इनको एक बार नहीं बल्कि बार बार टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट को कल उड़ीसा तट से कंडक्ट किया गया था, और सोर्सेस के मुताबिक इसमें फ्रांस और रशिया से हाल ही में खरीदे गए मिसाइल को टेस्ट किया गया था। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI से 2 बार बैक टू बैक माइका मिसाइल को टेस्ट किया गया था। पहला टेस्ट मंडे को किया गया था और दूसरा टेस्ट ट्यूसडे को कंडक्ट किया गया था। हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट कलाईकुंडा एयरवेज से टेक ऑफ करने के बाद बे ऑफ बंगाल के ऊपर सेट किए गए सिमुलेटेड टारगेट के खिलाफ एक्सटेंडेड रेंज में इनको एंगेज किया गया था, और इस टेस्ट को सी लेवल में कंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट के सभी पैरामीटर सफलता के साथ अचीव कर लिए गए थे, और अभी इन मिसाइल को हमारे राफेल के अलावा सुखोई से भी फायर किया जा सकता है। इन मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 500 मीटर से लेके 60 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, और हमारे पास अभी इसकी 2 वेरिएंट मौजूद है। वहीं पर पिछले हफ्ते ही इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से रशिया से हाल ही में खरीदे गए R-77 मिसाइल को टेस्ट किया गया था, और ये लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। एल्बिट सिस्टम की तरफ से आज ये अनाउंस किया गया था कि उनको किसी साउथ एशियन कंट्री की नेवी के लिए एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन ये बताया नहीं गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी की तरफ से दिया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $27 मिलियन के आसपास है, और इसे आने वाले 2 सालों तक कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद 3 साल तक एल्बिट सिस्टम की तरफ से इसकी मेंटेनेंस भी किया जाएगा। इसमें EHD एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए जाएंगे, जिसको नेवी की शोर बेस, नेवल बेस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सेटअप किया जाएगा। अब यहाँ पर एल्बिट सिस्टम की तरफ से ये क्लियरली नहीं कहा गया था कि इन सिस्टम को इंडियन नेवी के लिए सप्लाई किया जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र होते ही समझ में आ गया कि इसको
इंडियन नेवी को ही सप्लाई किया जाएगा। तो अभी आसान भाषा में कहें तो ये एक सिमुलेटर होने वाला है जिसमें एडवांस एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग दिया जा सकता है। साथ ही इसमें रियलिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेनिंग और एरियल एंगेजमेंट एक्सरसाइज को किया जा सकता है, जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग करने के लिए काफी मदद करने वाली है। और ये सिस्टम अभी काफी पॉपुलर है, जिसको लगभग सभी नेटो कंट्री की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। अगला अपडेट चाइना को लेके है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी काफी करीब से भारत की तेजपुर एयरवेज और अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर नजर रख रही है। तेजपुर एयरवेज असम में है और अब्दुल कलाम आइलैंड की बात करें तो ये हमारे उड़ीसा में है, और ये दोनों भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि चाइना की तरफ से अभी अपनी यूनान प्रोविंस में एक रडार स्टेशन को सेटअप किया गया है, जो कि म्यांमार बॉर्डर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब्दुल कलाम आइलैंड में भारत की सभी प्रकार की मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और ये हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए एक अहम हिस्सा है। वहीं पर तेजपुर एयरवेज की बात करें तो ये एक डुअल पर्पज एयरवेज है, जिससे मिलिट्री या फिर सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर अभी हमारे सुखोई 30 स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया गया है। चाइनीज रडार स्टेशन की बात करें तो इसको वो जानबूझकर म्यांमार के बॉर्डर के काफी करीब डिप्लॉय कर रखे हैं, ताकि वो भारत के जितने हो सके नजदीक डिप्लॉय कर सके। वहीं पर इस रडार की जो डायरेक्शन है वो सीधे तौर पर हमारी अब्दुल कलाम आइलैंड की तरफ किया गया है। इस रडार साइज से हमारी आइलैंड की डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 1150 किलोमीटर है। वहीं पर तेजपुर एयरवेज की बात करें तो ये लगभग 575 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। इस रडार की साइज की बात करें तो ये लगभग 13 मीटर के आसपास हो सकती है और 2018 में चाइना की जुहाई एयर शो के दौरान डिस्प्ले किए गए टाइप 609 रडार से काफी सिमिलर है, लेकिन ये साइज में उसे थोड़ा बड़ा है। बताया जा रहा है कि इस रडार की रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। एक और बात भी पता लगा है कि इस रडार स्टेशन के 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल स्टेशन भी बनाए गए हैं, और ये डाउट किया जा रहा है कि इस रडार स्टेशन को चाइना भारत के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद उनको गाइडेंस देने के लिए इस रडार स्टेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शायद अभी इसी वजह से चाइना हमारी अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर इस रडार से नजर रख रही है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते साहब महमूद कुरैशी ने ओआईसी को यह धमकी दिया था कि अगर वो पाकिस्तान को कश्मीर इशू को लेकर समर्थन नहीं करते हैं तो पाकिस्तान ओआईसी के खिलाफ खड़ा होने वाला है और वो इसका राइवल संगठन भी बनाने वाले हैं। अब सबको पता होगा यूनाइटेड नेशन के बाद ओआईसी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और ये एक इस्लामिक संगठन होने की वजह से पाकिस्तान इसे कश्मीर इशू को लेकर उसका समर्थन करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन ओआईसी की तरफ से हर बार पाकिस्तान की लेटर को देखकर कुछ इस अंदाज से अनदेखा कर दिया जाता था जैसे मेरी क्रश मेरी मैसेज को देख के अनदेखा कर देती है। वैसे सब पुरानी बात है, मेरा पहले ही कट चुका है, लेकिन पाकिस्तान का पहले भी कट रहा था, आज भी कट रहा है और आगे कटने के लिए पाकिस्तान बचेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रिसेंटली साहब महमूद कुरैशी के बयानबाजी के बाद उनको शायद ये लगा था कि ओआईसी डर के पाकिस्तान का समर्थन करने लगेगा कि कहीं पाकिस्तान उसका राइवल संगठन ना बना दे, लेकिन बदले में सऊदी ने तेल और पैसा दोनों देने के लिए बंद कर दिया और इन लोगों ने सऊदी अरब से लगभग $6 बिलियन से भी ज्यादा का लोन ले रखा था। अब इसी बात को पैचअप करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी के गश्त पर गए हुए थे और पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बाजवा सऊदी के क्राउन प्रिंस से मिलकर उनसे साहब महमूद कुरैशी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की क्षमा प्रार्थना करने वाले थे। इसके लिए इमरान खान से बाजवा को पैर पकड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा की सारी रिहर्सल बेकार हो गई है क्योंकि सऊदी के प्रिंस के साथ जनरल बाजवा की मीटिंग नहीं हो पाई है और यूं कहे कि उन्होंने इनसे मुलाकात करने के लिए इनकार कर दिया था और वहां पर सिर्फ कुछ लिमिटेड इंटरेक्शन हुए थे जिसमें जनरल बाजवा सऊदी के मिलिट्री ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट किए थे, लेकिन फिर भी जिस वजह से वो सऊदी के गश्त पर गए हुए थे वो कामयाब नहीं हुआ है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। जब से चाइना के साथ लद्दाख में टेंशन बढ़ा है तब से काफी ज्यादा मात्रा में नॉर्थ साइड में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। ऐसे में हमारी जो प्रीवियस बॉर्डर रोड थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे उनको तुरंत ही बनाया जा रहा है। अभी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी मनाली से लेह तक एक नई रोड को बनाने का प्लान किया गया है जिसे पाकिस्तान या चाइना दोनों ही ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और जंग जैसे हालात में जब ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जाता है तब अगर दुश्मन हमारी रोड नेटवर्क के ऊपर नजर रख पाता है तो उसको काफी एडवांटेजेस मिल जाता है, जैसे कि उसे पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे पास क्या क्या हथियार मौजूद है और चाहे तो वो इन रोड नेटवर्क के ऊपर हमला भी कर सकता है। और कारगिल के दौरान हमें ये अच्छे तरीके से पता लग गया था।
तो इसी वजह से अभी लेह और मनाली के बीच एक तीसरी लिंक को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसकी कंप्लीट होने के बाद मनाली से लेह तक का सफर 4 घंटे तक रिड्यूस होने वाली है, जिससे पाकिस्तान या चाइना को हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट के बारे में इजीली पता नहीं लगने वाली है और बदले में हम काफी जल्दी ही डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। ठीक इसी तरीके से दौलत बेग गोल्डी के साथ भी अल्टरनेटिव रोड को कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और इस पर पिछले 3 सालों से काम किया जा रहा है और अभी बीआरओ की तरफ से ऐसे काफी सारे स्ट्रेटेजिक रोड्स को बनाया जा रहा है। अगला अपडेट ट्रक माउंटेड अल्ट्रा लाइट हाउजर को लेके है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो नेगेटिव डिफेंस इंपोर्ट लिस्ट को तैयार किया गया था उसमें 155 mm 39 कैलिबर के अल्ट्रा लाइट हाउजर भी शामिल थे, यानी कि फ्यूचर में भारत अपनी आर्मी में जो भी अल्ट्रा लाइट हाउजर को शामिल करने वाला है वो इंडियन मेड सिस्टम होने वाला है। अभी हमारे पास ऐसे अल्ट्रा लाइट हाउजर मौजूद है जो कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से बनाया जाता है और कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी अल्ट्रा लाइट गन्स की इंटरनल ट्रायल को भी पूरा किया जा चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक कल्याणी ग्रुप के पास अभी 3 तरह के अल्ट्रा लाइट हाउजर मौजूद है, जिनमें से एक स्टील बेस्ड है, एक टाइटेनियम बेस्ड है और एक हाइब्रिड रिकॉइल वर्जन है और ये सभी सिस्टम कल्याणी ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्मी को ऑफर किए गए हैं। कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी एक ट्रक माउंटेड सिस्टम को भी डेवलप किया गया है जिसको माउंटेन आर्टिलरी गन का नाम दिया गया है और इन गन्स को अशोक लेलैंड की ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है, जिस वजह से इसको इजीली कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कल्याणी ग्रुप का कहना है कि इसे स्पेशली माउंटेन रीजन में रैपिड डिप्लॉयमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में ये गन इंडियन आर्मी के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कब तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट होंगे इसके बारे में अभी तक कोई क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में जल्दी ही इनको इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि जल्दी ही इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन की यूजर ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।